तासुरात इंसान के अंदरूनी हालात बता देते हैं। आजकल हर इंसान को परेशानियों ने घेर रखा है। किसी को मनसब की परेशानी तो किसी को माल की। अमीर अपनी कोठी में परेशान तो गरीब झोंपड़ी में। कोई अजीजो अकारब से शाकी तो कोई दोस्तों से। हम कह सकते हैं हर आदमी किसी न किसी परेशानी में मुब्तला नजर आता है। मगर जनाब एक बात याद रखें, मुस्कुराना हमारी फितरत में शामिल है। चंद दिन का बच्चा भी चेहरे के तासुरात का अंदाजा लगा लेता है। खिलते हुए फूलों को देखकर शादमानी महसूस करना, किसी की मदद से सुकून महसूस करना, ये ऐसी खुशियाँ हैं जिनके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। इस बात का इंतजार मत करें कि कोई आपको देखकर मुस्कुराए, बल्कि किसी को देखकर आप मुस्कुराने में पहल करें। चेहरे की मुस्कुराहट अंदरूनी कैफियत की गवाही देती है, जिसे इत्मीनान, सुकून और खुशी। मुस्कुराइए, कह के लगाइए और इनकी तादाद भूल जाइए। खुश दिली से मुस्कुराने की आदत डालें, अपनी परेशानियों को दूर भगाएं और मुस्कुराना सीखें। मुस्कुराने वालों के चेहरे पर भी रौनक होती है और इनकी समाजी ताल्लुकात भी खुशगवार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? सुबह बखैर। जमील सुखेरा और दुआ जमील एक बार फिर आपके साथ हाजिर है। मंडे है आज और हाँ। इस हफ्ते का आगाज हमने सोचा कि क्यों ना मुस्कुराहटों से किया जाए और बड़ी अच्छी बात से आज हमने आगाज किया। मैं मुस्कुराए जा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना मुंह बंद करूँ, लेकिन नहीं, आज मैंने ऐसे ही रहना है। ये मैंने फैसला कर लिया। एटलीस्ट मैं 2 घंटे ऐसे रहूंगी तो 2 घंटों में सोचे मैं फिर आने वाले जो बाकी घंटे होंगे उसमें भी कोशिश करूंगी मुस्कुराती रहूं, ताकि मेरे चेहरे का ग्लो वैसे रहे और मैं खुश रहूं, मेरे बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। तो अपने आप से आगाज कीजिए और दूसरों में अच्छी बात को फैलाना चाहिए, उसका सवाब भी होगा। और ये अच्छी बात जो है वो ना सिर्फ आपके अंदरूनी माहौल को अच्छा करती है, बल्कि जब स्माइल आपके चेहरे पर आती है तो इर्द गिर्द के लोग भी बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये एक मस्बत तब्दीली होती है। लेकिन मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई है। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे याद आ गया कि आप मुझे मरी नहीं लेकर गए, इसलिए मैं मुस्कुराऊंगी नहीं अब। मरी नहीं क्योंकि मुस्कुराने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। लास्ट वीक प्लान किया था तो क्यों नहीं लेकर गए? इसलिए अब मैं ऐसे रहूंगी। तो मैं तो कर रहा था प्लान, तुमने कहा नहीं रहने देते। क्यों? मैं ऐसे रहूंगी। मैं मुस्कुराऊंगी। क्यों नहीं प्लान किया? ओके बताओ। मैं मुस्कुराऊंगी। ओके कोई बात नहीं, नहीं प्लान बना, कोई बात नहीं, मरी जाएंगे, जरूर जाएंगे। अभी चलते हैं, अभी। हाउ? मरियम वहां पर है और मरियम ने मरी को पूरा बहुत खूबसूरत शूट किया है। किस तरह बारिश हो रही है, बर्फबारी, अब आप चाहते हैं मैं किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। शुरू कर दूं? यस, ओके, स्माइल करो ताकि वहां चले। ठीक है, ओके, स्माइल। मरी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुआ और जमील को भी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के 0 पॉइंट पर। आज हम चलेंगे मरी की सैर को, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं आपको। मैं मौजूद हूँ इस वक्त 0 पॉइंट पुल पर। ये एक अहम पुल है। यहाँ राइट साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ से मोटरवे टच करती है। पिंडी की हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से एंटर होती है और ये सीधा रास्ता आगे अहम इमारतों की तरफ जाता है और यही रास्ता जो है आगे हमें मरी की तरफ भी लेकर जाएगा। मेरे बैकग्राउंड पर मागला की पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ से इंतहाई खूबसूरत मंजर नजर आता है। उसके बाद अब हम मरी की हदूद में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुकना भी जरूरी है क्योंकि आपको इन्फॉर्म भी तो करना है कि इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराने मरी के रास्ते पर। पुराने मरी का रास्ता आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सा पुराना रास्ता है। ये राइट साइड पे जो सीधा जा रहा है ये है मरी का पुराना रास्ता। यहाँ पर तकरीबन इसी रोड पर जाते हुए आगे तकरीबन 30 से 40 जो गांव है वो यहाँ पर टच करते हैं। मकामी लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और इस रास्ते को प्रेफर करते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर देखा जाए तो ये है नया रास्ता जिसको एक्सप्रेस वे भी अब कहा जाता है और सयाह जो है वो इस रास्ते को प्रेफर करते हैं जाने के लिए क्योंकि ये है शॉर्ट रास्ता। यहाँ आपको रश भी नहीं मिलता और नॉन स्टॉप आप इस रास्ते से डायरेक्ट मरी जल्द पहुँच जाते हैं। अगर कोई पहली बार मरी आता है तो उसके लिए सामने बोर्ड भी आवेदन कर दिए गए हैं। जाते तो दोनों रास्ते हैं लेकिन मकामी लोग ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं और नए सयाह जो हैं वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जो नया आता है वो दोनों बोर्ड को फॉलो करते हैं और उनकी सहूलत के लिए भी बोर्ड्स लगा दिए गए हैं ताकि वो यहाँ से जा सकें और हम भी एक्सप्रेस वे का रास्ता लेंगे और यहीं से आगे चलेंगे। ये बिल्कुल अब हम पहुँच चुके हैं पहले टोल प्लाजा पे। ये पहला टोल प्लाजा है जहाँ पर अक्सर लोगों का चालान होता है सीट बेल्ट ना पहनने पे या ओवर स्पीडिंग करने पर। कितनी एक्साइटमेंट है मरी जाने की। सबसे अच्छा मरी में क्या लगता है आपको? बर्फबारी। बर्फबारी अच्छी लगती है और अगर आज बर्फबारी ना हुई तो दुआ करेंगे। अच्छा, बाकी बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखें पूरी बस करा कर आए हुए हैं ये लोग।
प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसमें लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहते हैं, पहले स्टॉप पे ही आपको चालान हो गया, क्या कहते हैं, थोड़ा मोरल डाउन हुआ या नहीं? नहीं, मोरल तो डाउन नहीं हो सकता। 500 रुपये से मोरल डाउन होता तो फिर हम लोग वहीं पे रुक जाते, यहाँ पे सैर करने के लिए ना आते। अच्छा, अहमदाबाद से आपने मरी का चुनाव क्यों किया? क्यों स्नोफॉल नहीं है आजकल, इसलिए। पर अगर स्नोफॉल ना हो रही हुई तो वैसे ही हम इंजॉय कर लेंगे। काफी मोटिवेटेड हैं कि अगर स्नोफॉल नहीं हुई तो ये वहीं पर स्टे करेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद से जो है मरी का रास्ता वो 1 घंटे की मुसाफत पे है, जो तकरीबन 50 किलोमीटर बनता है। तो चले हम भी चलते हैं आगे। खूबसूरत कुदरती नज़ारे हो और हल्की हल्की फुहार भी हो तो फिर रुकना तो बनता है, इसीलिए हमने एक और खूबसूरत स्पॉट का इंतखाब किया है। इस वक्त आप भी देख सकते हैं, मैं भी बहुत इंजॉय करी हूँ मलका कौसार में। व्यू की बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत इस टाइम व्यू हुआ है, बादलों पर जो है वो धुंध छाई हुई है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, एक सुकून है, इंतहाई खूबसूरत मौसम जो है इस वक्त हुआ है, एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। मरी का मौसम जो है आज बहुत वैसे ही खूबसूरत हुआ है। लकीली आज बारिश भी हो रही है और मरी को जो है आज 4 चांद लग गए हैं। जो छाई हुई धुंध है वो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। आप लोग भी अगर आ सके तो डेफिनेटली दुआ अल जमील आप लोग भी यहाँ पर आए, मरी का मौसम स्पेशली सर्दियों में एंजॉय करें। तो चलते हैं मरी की तरफ मजीद आगे। जी, इस वक्त हम मेन मरी पहुंच चुके हैं। मैं खड़ी हूँ झीका गली के बाहर। राइट साइड से अगर हम जाएंगे तो यहाँ हम माल रोड की तरफ जाएंगे, जो मरी का इंतहाई फेमस पॉइंट है। इसके पीछे जो है रास्ता जा रहा है राइट साइड की तरफ, वो है नथिया गली अयूबिया की तरफ, और वो सीधा कश्मीर की तरफ भी रास्ता जाता है। लेफ्ट साइड पर जाने वाले वापसी के जाने के लिए, इस्लामाबाद के लिए, पिंडी के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। मौसम की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो सुबह से ही बारिश जारी थी, लेकिन इस वक्त बारिश बहुत शदीद हो गई है। ठंड में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं भी। आगे पैदल जाके मौसम को एंजॉय करती हूँ। आ जाए जी, बिल्कुल मरी आया जाए और माल रोड ना आया जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माल रोड एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पर खाने के स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, शॉपिंग के लिए भी भरपूर यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, मज़े का मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी है, धुंध भी है, और लोग इस धुंध को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इस टाइम, फैमिली है, दूर दराज इलाकों से हैं। पूछते हैं कैसे मरी का मौसम को एंजॉय कर रही हो? हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करें, हमने यहाँ पे बहुत सी शॉपिंग की, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर स्नोफॉल। और अगर स्नोफॉल आज ना हुई तो फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। अच्छा, मुझे बताओ आई कहाँ से और कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी की है कि नहीं? खवातीन की वीकनेस होती है शॉपिंग। क्या शॉप किया अपने लिए, शॉपिंग किया आपने? हम लोग एक्चुअली अटक से आए हैं और हम लोगों ने अभी यहाँ काफ़ी सारी शॉपिंग की, अभी हम चेक कर रहे हैं। फैमिली के साथ मरी के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं मरी के मौसम को। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंड है, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग और स्नो का वेट कर रहे हैं कि स्नो हो जाए, वो इसीलिए आए हैं बहुत दूर से कि स्नो को एंजॉय किया जाए। अच्छा, आगे भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अच्छी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। मेरे इधर लेफ्ट साइड पे भी स्टॉल्स हैं, लोग यहाँ पर भी शॉपिंग कर रहे हैं, मज़े की स्टॉल्स हैं। इनको देख के मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी अपने लिए कुछ ख़रीदारी करूँ। मौसम की मुनासबत से टोपी भी मिल रही है, सॉक्स भी हैं, जैकेट भी है, कपड़े हमारे भी सारे गीले हो चुके हैं। और इस वक्त यहाँ पर लोग भी जो शॉपिंग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि अच्छा मुझे बताएं कि आप मौसम की मुनासबत से अपने लिए क्या खरीद रही हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है, क्या लिया है आपने अपने लिए? अभी तो कुछ नहीं, यही बाय कर रहे हैं। कैप ली है। अच्छा, आप मुझे बताएं आपने बड़ी जनाना शॉल ली है, क्यों? ये मैं घर से लेके नहीं आया तो मैंने इन्होंने मेरी जैकेट पहन ली है, मैंने इनकी शॉल ले ली है। तो मरी के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? कहाँ से आप आए हैं और मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बड़ी ठंड है तो क्या कहते हैं? फैसलाबाद से आए हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कितना ज़्यादा मौसम जो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, लेकिन वेदर फोरकास्ट में तो ठीक था मौसम, लेकिन यहाँ आके फील हो रहा है कि अभी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या प्लान है, कब तक यहाँ पे रहने का प्लान है? स्नोफॉल देख के जाएंगे? प्लान तो ये है कि शाम तक रुकें, स्नोफॉल अगर होती है तो फिर हम इस्लामाबाद वापस चले जाएंगे। अच्छा, मरी की एक ये अच्छी है, एक बात है कि यहाँ पर लोग जब आते हैं तो वो आकर स्नोफॉल ज़रूर देखते हैं। और आज भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, मुझे भी काफ़ी हद तक ठंड लग रही है। मज़ीद चलते हैं आगे माल रोड पर, देखते हैं और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। आपने कोई शॉपिंग की है अपने लिए? बड़े अच्छे यहाँ पर स्पॉट्स मुझे देखने को नजर आए, शॉल्स हैं, क्या कुछ खरीदा या कुछ नहीं? बड़ी परेशान भी लग रही हो। कैप्स और कैप शॉल्स भी लिए हैं, स्वेटर भी लिए हैं। तो मरी का मौसम आपको लग कैसा रहा है? यहाँ पर मज़ा कितना आ रहा है?
बहुत ही सर्दी है और स्नो फॉलिंग का इंतज़ार है। जी, सबकी एक ही बात है कि स्नोफॉलिंग होगी और वो उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश को, ठंडे मौसम को शहरी काफ़ी हद तक एंजॉय करते हैं। आगे भी चलते हैं, लोग खा पी के कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मरी आने का एक मकसद यही होता है कि यहाँ पर खा पी के ज़्यादा एंजॉय किया जाता है, मौसम को एंजॉय किया जाता है। चलते हैं आगे जाके देखते हैं कि शहरी कैसे एंजॉय करें। गर्म कॉफ़ी, ठंडी आइसक्रीम का तो दौर चल ही रहा है, लेकिन सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। इस वक्त मैं एक होटल में मौजूद हूँ। गरम गरम भाप वाले पराठे इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी खुशबू, भीनी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है और भूख भी इससे ज़्यादा बढ़ रही है। अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो आज सर्दी के मौसम में नाश्ते को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। गरम अंडे खाए जा रहे हैं, हलवा पूड़ी खाई जा रही है, चाय पी जा रही है और नाश्ते भी किए जा रहे हैं। लोग जो हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं, मरी पहुँचे हैं और वो ख्वाबों को एंजॉय भी कर रहे हैं। फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं नाश्ते को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि ठंडा मौसम है, गरम गरम नाश्ता हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है मरी में? मरी में तो ज़्यादा मज़ा आता है नाश्ते का, इसलिए अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा है यहाँ पर? सबसे अच्छी मज़े की क्या चीज़ आपने भी नाश्ते में खाई है? अरे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो ये है, छोले पराठे हमने मंगाए, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बस। और सर्दी रोकने के लिए चाय, सर्दी रोकने के लिए चाय, छोले पराठे खाए जा रहे हैं, एंजॉय करें। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप लोग आए कहाँ से हो और सर्दी कैसे एंजॉय कर रही हो, कितना मज़ा आ रहा है? हम लोग कराची से आए और सर्दी बहुत एंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि मरी एक ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पर ज़्यादातर सयाह जो है वो कराची और लाहौर से आते हैं। यहाँ के मकामी लोग, पिंडी इस्लामाबाद वाले, वो बेचारे इतना उनको मौका नहीं मिलता जितने सयाह यहाँ पर दूसरे शहरों से आते हैं और आकर एंजॉय भी करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी फैमिली बैठी हुई है, ये भी डेफिनेटली किसी दूसरे शहर से आए होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे बताएं, मरी आने का क्या शौक था और क्यों आई हैं मरी आप? बच्चे हमेशा स्नो फॉलिंग में आते हैं। अब हाँ जी, न्यूज़ में देखा था स्नो फॉलिंग है 2-3 दिन मुसलसल, तो इसलिए ये लोग आए हैं। सुबह से तो बारिश चल रही है, ठंडा मौसम है, स्नोफॉल का क्या? परसों आए हैं, तो परसों हुई है स्नोफॉल, कल थोड़ी लाइट हुई थी, लेकिन आज ये क्या, आज तो बारिश ही है सुबह से। बच्चा पार्टी है, स्नोफॉल देखे बगैर वो रह नहीं सकते। बात करते हैं, बड़े उदास चेहरे, क्या नाश्ता नहीं आया इस वजह से? नहीं। अच्छा बताओ, तुम मरी को कैसे एंजॉय कर रही हो, सबसे अच्छा क्या लगा है? स्नोफॉल हुई थी, इसकी वजह से ही आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप कहाँ से आई हैं और मरी में आपने सबसे ज़्यादा अभी तक क्या चीज़ एंजॉय की है? नाश्ता तो आपको अभी तक आया नहीं है। नाश्ता तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ का जो वेदर है वही सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम आके। जी, आप मुझे बताओ, बड़ी तैयारी शहरी की है, टोपी शोपी कोट शोट पहन के बैठी हुई हो, मुझे बताओ मरी में क्या एंजॉय करी हो और क्या प्लान्स हैं कि क्या एंजॉय करोगी? स्नो फॉलिंग के साथ एंजॉय करेंगे। स्नो फॉलिंग का वेट। और अगर लेट्स सपोज कि स्नोफॉल ना आई तो क्या करोगी? नेक्स्ट फिर भी एंजॉय कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे जब स्नोफॉल होगी। पहुंचे हैं मरी में इसी शौक के साथ कि यहाँ पर आज स्नोफॉल होगी, लेकिन अभी तक तो स्नोफॉल नहीं हुई। बारिश का सिलसिला जो है ना थमने वाला सिलसिला, इनफैक्ट सुबह से जारी है, स्नोफॉल नहीं हुई, लेकिन पुरुम्मीद है स्याह कि बारिश होगी और भरपूर बारिश होगी, जिसके साथ साथ स्नोफॉल देखने का भी मौका मिलेगा। चलें फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शहरी कैसे एंजॉय करें। जी, मरी आते हैं तो मरी आते ही खाने पीने का दौर चलता ही रहता है। अभी कुछ फैमिली से हमने बात की थी, मज़ीद कुछ फैमिलीज भी हैं जो बच्चों के साथ ठंडे मौसम को और खूबसूरत नज़ारे के साथ वो यहाँ पर नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, खूबसूरत नज़ारा है, खिड़कियाँ खोल के आप बैठे हुए हैं, कैसे एंजॉय करिए मरी के मौसम को? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रही है यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताएं, कहा जाता है कि मरी में ज़्यादा रेंट लिया जाता है और ज़्यादा महंगाई की जाती है, इसके बारे में क्या कहती हैं? यहाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से तो नॉर्मल ही है, काफ़ी इंजॉय है हर चीज़ में, जाहिर सी बात है। यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉयबल फील होता है, सब आते हैं बहुत घूमते हैं। अच्छा, आपने खिड़की इसलिए खोली हुई है कि यहाँ सामने चीज़ें और ख़वातीन जो हैं शॉपिंग के बारे में पीछे नहीं रहती, तो आप अपने लिए यहाँ से चीज़ें पसंद करी कि यहाँ के बाद शॉपिंग के लिए जाएंगी? हाँ, यहाँ से शॉपिंग भी करेंगे और इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है और नाश्ते का मज़ा ही अलग होता है। फिर यहाँ मंजर तो बहुत अच्छा होता है मरी का, इसीलिए खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं। मज़ीद फैमिलीज हैं, पूछते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग किस तरीके से एंजॉय करें। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए हुए हो और अब तक क्या कुछ खाया? सारा नाश्ता तो आप लोगों का ख़त्म हो चुका है इस टाइम, सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया मरी में? मरी में मौसम एंजॉय किया, स्नो फॉलिंग एंजॉय किया और बहुत कुछ। बारिश है, मौसम है, नज़ारे हैं, इस तरह की चीज़ें एंजॉय की हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप कैसे एंजॉय करी मरी को और आप लोग आए कहाँ से हो? हम लाहौर से आए हैं, वैसे फिर टूर के एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या खानों में क्या एंजॉय किया स्पेशली आपने?
खाने लाहौर के सबसे बेस्ट है। जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मरी एक वाहिद स्पॉट है जहाँ पर ज़्यादा कराची वाले या लाहौर वाले मिलते हैं, और लाहौर वाले जो अपने खाबों की वजह से बड़े मशहूर हैं, तो कुछ नाला नज़र आ रहे हैं कि खाने यहाँ पर अच्छे नहीं हैं। आखिर में एक फैमिली और भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग कहाँ से आए हैं और मरी के मौसम को कैसे एंजॉय किया है आप लोगों ने? लाहौर से हम आए हैं और मरी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में तो ऐसे कंपेरेटिवली मौसम नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लाहौर। अच्छा, आप मुझे बताएं आपने क्या कुछ ख़रीदा, क्या शॉपिंग की, खाबों में क्या चीज़ एंजॉय की? शॉपिंग अभी हम लोगों की पेंडिंग है, अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट जैसे फिनिश होगा तब हम लोग शॉपिंग करेंगे। जी, लोग शहरी जो है यहाँ पर काफ़ी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौसम कहीं और देखने को नहीं मिलता। सिर्फ यहाँ मलका कोहसार का व्यू बहुत खूबसूरत होता है, जिसको लोग आज बारिश भी और काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहे हैं, खिड़कियाँ खोल कर एंजॉय कर रहे हैं। माल रोड की सैर हम जो है आपको और भी कराएंगे। जी बिल्कुल, खूबसूरत मकामात से होते हुए, लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए इस वक्त हम फाइनली पहुँच चुके हैं मरी की माल रोड पर। मरी की माल रोड के बारे में बताऊँ अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये एक वाहिद ऐसा स्पॉट है कि यहाँ पर आएँ अगर और यहाँ की सैर ना करें तो उसका मज़ा ही नहीं आता। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं माल रोड पर आना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की वैरायटी आपको मिलती है। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पर एक तारीखी स्पॉट के बारे में बताती चलूँ कि एक GPO पॉइंट है। ये काफ़ी एक तारीखी यहाँ पर ये बिल्डिंग है, और इसको अगर आप ये कहा जाए कि अगर कोई नया आने वाला अगर मरी में गुम जाए तो यहाँ एक अच्छा मीटिंग पॉइंट है कि जिस पर यहाँ पर बुला कर वो ईजिली यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। ये तो था अभी यहाँ पर माल रोड पे हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मज़ीद जाके लोगों से जानते हैं वो मरी को इस माल रोड पर कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, खा पी के वो कैसे अपनी सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहती हो आप, बड़ी तैयार श्यार हो के आई, बड़ी संजीदा हो, माल रोड पे पहुंची हो। माल रोड तो लोगों की वैसे बड़ी फेवरेट जगह है। क्या कहती हो, कैसे एंजॉय करी हो? मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मैं यहाँ की फॉग को, यहाँ के मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, स्नोफॉल के लिए आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि होगी या नहीं होगी? इंशाल्लाह होगी। अच्छा, आप क्या कहते हो, आप मरी के मौसम को कैसे एंजॉय करो? इस टाइम सर्दी बड़ी अरूज पर है, ठंड है, लेकिन आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं, ठंड लग रही है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। अपनी फैमिली के साथ हम आए हैं। यहाँ से नज़ारा इंतहाई खूबसूरत नज़र आता है। मरी आए हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और ठंड में हम लोग आइसक्रीम भी खा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, जो कि पब्लिक के लिए इन्होंने कोई वॉशरूम नहीं, पब्लिक प्लेस पे कोई वॉशरूम नहीं है, और कार पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है, और इसके लिए मरी की इंतज़ामिया को चाहिए, यहाँ के जो हुकूमत में लोग हैं उनको चाहिए। इससे पहले भी यही लोग बोलते रहे, लेकिन कभी किसी ने कोई हल नहीं किया। पब्लिक के लिए, फीमेल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, वॉशरूम नहीं है। वाओ मरियम, थैंक यू, कितने मजे की सैर करवाई है आपने मरी की। दुआ, नाउ यू आर हैप्पी? जी मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ और मैं मुस्कुराए जा रही हूँ। मैंने बहुत खूबसूरत नज़ारे देखे, लेकिन आप मुझे नेक्स्ट वीक लेकर जा रहे हैं। मौसम कितना मजे का था। आप मुझे नेक्स्ट वीक लेकर जा रहे हैं। अब जमील मुझे नेक्स्ट वीक लेकर जाएंगे, लेकिन आज आपको जो हमने आगाज किया अच्छी बात के बाद मरी की सैर, यकीनन आज के जो वीकेंड का पहला दिन मंडे बड़ा खूबसूरत आगाज हुआ, और अब हम चलेंगे मरी से इस्लामाबाद से पहले मरी गए थे, अब मरी से वापस इस्लामाबाद। हाँ, वापस इस्लामाबाद आते हैं। सुहेल भट्टी साहब के पास जाने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, फिर इनके पास जाएंगे और एक्सक्लूसिव स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओके जी, तो जल्दी जल्दी सुहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, क्या खबरें हैं आज की? गुड मॉर्निंग जमील सुखेरा साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। आज की खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सनअत और पैदावार रज़ाक दाऊद साहब ने गुज़श्ता साल सितंबर में रिटेल स्टोर कॉर्पोरेशन की प्रोक्योरमेंट के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। उसके बाद एक बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, डी चौक में धरना हुआ था, जिसके बाद हुकूमती वज़रा के रिटेल स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के साथ कामयाब मुज़ाकरात हुए थे, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर के ऊपर कमिटमेंट की गई थी कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का कोई स्टोर बंद नहीं किया जाएगा। हुकूमत के ज़िम्मे जो वाजबात हैं 14 रुपये से ज़ायद के, वो अदा किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट और जो डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन इन वादों में से किसी एक वादे को भी वफा नहीं किया गया। ताहम अब इस वादे के बरखिलाफ कुछ इक़दाम कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में
439 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मुल्क भर के अंदर इस कॉर्पोरेशन के स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। जिसके अंदर हम बात करें, पेशावर जोन में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के 44 स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, कराची जोन में 14, एबटाबाद में 12 और सक्खर जोन में 10 स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। इस तरह इस्लामाबाद में 26, सरगोदा में 31, मुल्तान में 36 से ज़ायद स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। बहाना यह बनाया गया है कि इन स्टोर्स की वहाँ पर महाना सेल है वो बहुत कम है, और हैरानकुन तौर के ऊपर वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो कि सालाना 94 अरब रुपए सेल किया करती थी, अरबों रुपए मुनाफा होता था, 20 रुपए जायद सालाना टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया जाता था, वहां पर इब्तदाई तौर के ऊपर बाज़ाब्ता एक प्लानिंग की गई जिसके तहत पहले प्रोक्योरमेंट रोकी गई, मुख्तलिफ कंपनियों के जिम्मे जो कंपनियों की जो वाजिबुल अदा रकम थी वो रोकी गई, ताकि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के स्टोरों पर खरीदने के लिए अशिया ही मौजूद ना हो। जब आपने प्रोक्योरमेंट के ऊपर पाबंदी आयद कर दी तो फिर सेल कैसे बढ़ सकती थी। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इसके स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि जो कि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जुल्करनैन अली खान हैं, दोहरी शहरियत के हामिल हैं, जुल्टेक कंपनी जो कि फूड सप्लाई चेन से व्यवस्था कारोबार करती है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी कड़ी नजरें जमाई हुई है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को किसी ना किसी तरीके से उसकी निजकारी की राह हमवार की जाए। उनका साथ दे रहे हैं खिलाफ कानून तैनात होने वाले चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हमूद रहमान, दोनों ने मिलकर ये इकदाम उठाया है। एमडी के इख्तियारात को भी खिलाफ कानून इस्तेमाल किया गया है। लेकिन और इसके बावजूद साहब ये कहिएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स की यही खबर आपने एक बार पहले भी एक्सक्लूसिवली हमारे साथ शेयर की थी कि किस तरीके से सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है, या फिर पहले से वाजिबुल अदा रकम है लेकिन उसके बावजूद प्रोक्योरमेंट के लिए बिड्स के लिए जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन अब ऐसा क्यों? मतलब पहले खबर ये थी कि यूटिलिटी स्टोर्स चलेंगे, बिडिंग भी होगी, सब कुछ होगा, खरीदारी भी होगी, लेकिन अब ऐसा क्यों? देखिए, एक बड़ा मजमूम कोशिशें जारी हैं, चूंकि इंप्रेशन ये दिया गया था, एम्प्लॉयज़ के साथ, यूनियन के साथ ये मुआहिदा किया गया था कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का कोई भी स्टोर बंद नहीं किया जाएगा। आप अशिया की प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं और आंखों में धूल झोंकने के लिए एक प्रोसेस भी शुरू किया गया, लेकिन उसके नतीजे में हम देखते हैं कि बेशतर स्टोर्स के ऊपर अशिया की फरोख्त करने के लिए अशिया फराहमी नहीं की गई। तो वो एक ऑब्जेक्टिव, वो प्लान जिसको हासिल करने के लिए अब कोशिश की जा रही है कि एक स्टैब्लिश किया जाए आवाम के सामने कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन तो अपने पांव पर खड़ा ही नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल गलत है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जिसके साथ 12,000 खानदान जुड़े हुए हैं, उनका रोजगार वाबस्ता है, और उसके साथ साथ गुज़श्ता 3 सालों के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से सैकड़ों अशिया यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को फराहम की गई। उनके अरबों रुपए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के जिम्मे वाजिबुल अदा थे। हुकूमत ने, वजारत सनअत व पैदावार ने मंसूबे के तहत उन कंपनियों को भी ये रकम जारी नहीं की। वो फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं, वहां पर काम करने वाले मुलाजिम भी बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन अब इक़दाम ये उठाया गया कि स्टोरों को बंद करने का सिलसिला शुरू है। हुकूमत का तो दावा था कि लोगों को रोजगार सहूलियात फराहम करेंगी, और ये तो बिल्कुल टोटली जो है फ्लाई प्रोजेक्ट था। अब इस किस्म के इकदाम अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो क्या मैसेज आता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब ये यूटिलिटी स्टोर के पीछे अगर हाथ धोकर पड़ गए हैं तो बहुत से लोग बेरोजगार होंगे, फिर वो जो हुकूमत के दावे और वादे थे वो कहां गए? पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से आपके पास क्या खबर है? जी, पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से एक बड़ी ही हैरानकुन और अफसोसनाक खबर है कि हम देखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स, यहाँ पर गुज़श्ता साल पता चला कि यहाँ पर जाली डॉक्टर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी स्टाफ ने एक साहब जिनका नाम फिदा हुसैन था, वो डॉक्टर फिदा हुसैन बरकर यहाँ पर एक तवील अरसे से काम कर रहा था, और उसने प्रोफेसर हमीदुद्दीन जो कि हेड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी थे, उनकी नाम के ऊपर 2 इजलासों में शिरकत भी की, और मुसलसल मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर जो इमरजेंसी एक्सीडेंटल सेंटर था वहां पर वो काम भी जारी रखे हुए था। इतना बड़ा हॉस्पिटल और डॉक्टर जाली डॉक्टर। एग्जैक्टली, मैं तो सीरियसली ये कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह। एग्जैक्टली, ये जाली डॉक्टर काम कर रहा था। जी एग्जैक्टली स्क्वायर साहब, मतलब हम तसव्वुर नहीं कर सकते किस तरीके के साथ ये काम हो रहा था, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर वहां पर एक माफिया मौजूद था जिसकी मिली भगत से ये काम हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता था कि जो इस शोबे के सरबराहान थे, जो जिनकी जिम्मेदारी थी, वो इसके उनकी नज़र में ये मामला ना होता। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 और डॉक्टर जो खिलाफ कानून पिम्स के अंदर इंडक्ट किए गए थे, जिनका नाम डॉक्टर उजैर था, दूसरे का नाम डॉक्टर हसन खान था। ये 2 डॉक्टर खिलाफ कानून
पिम्स हॉस्पिटल में इंडक्ट किए गए। ये 3 डॉक्टरों का मामला था जिसके अंदर एक डॉक्टर जैली, 2 गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। जाली डॉक्टर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया, वहां पर इसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। 2 वो डॉक्टर जो खिलाफ कानून यहां पर काम कर रहे थे, इन तीनों डॉक्टर से मुतल्लिक एक तहकीकाती कमेटी कायम की गई जो कि जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन की डॉक्टर हजरत जमाली साहिबा है। हजरत जमाली साहिबा जेएस है, उनकी सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर दी है। हमें ये इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हुई है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया कि साबिक रजिस्ट्रार शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो साबिक रजिस्ट्रार थे अमजद चौधरी साहब, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद की गई है क्योंकि इन 2 डॉक्टर साहबान को खिलाफ ज़ाब्ता जब्त किया गया था। उसके साथ साबिक वीसी शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जवेद अकरम के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद की गई है और इस इंक्वायरी कमेटी ने इन एक्स रजिस्ट्रार और साबिक वीसी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है और वो सिक्योरिटी पर तैनात अफसरान मुलाजमीन जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया था उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की गई है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर हुकूमती हलकों में मौजूद कुछ शख्सियात इन डॉक्टर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी रिपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, ताहाल ये पुलिस के अंदर काम जारी रखे हुए हैं। पर्सनैलिटीज हैं वो इंतजामिया के साथ मिली हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये कि इंतजामिया इतनी बेखबर कैसे हो सकती है, खिलाफ कानून ज़ाब्ता तकर्रियां कर देना और उसके बाद जाली डॉक्टर वहां काम करता रहा और एक 3 साल करते रहे, बिल्कुल, और एक सीनियर डॉक्टर की जगह उनका नाम रख के वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता रहा। तो ये हमारे मुल्क का हाल है। सुहेल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद तो दिल अच्छी सी लाइट सी खबर होनी चाहिए क्योंकि बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन लगती है कभी-कभी। सीरियसली समझ ही नहीं आई ना, मतलब पिम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल वहां 3 साल जाली डॉक्टर काम करता रहे, समझ नहीं आ रही। तो मैं चाह रही थी जमील कि हम थोड़ा सा अब इस मूड से निकलें, थोड़ा टाइम लगेगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपकी तरफ एकदम से नजर पड़ी तो मुझे लगा कि आपने बड़े अच्छा कलर का कोट पहना हुआ, तो मैं तारीफ कर दूं। और एकदम से मैं डिप्रेस थी, भट्टी साहब की खबरों से मैं खुश हो गई। रंग इतने असरअंदाज होते हैं कि हमने अपनी जगह बदल ली है। हम वहाँ से यहाँ हम लाउंज पे आ गए हैं। वेलकम टू आवर लाउंज। तो बिल्कुल जनाब, हम आज बात कर रहे हैं रंगों की। रंग, ये तो आपने सुना होगा, तस्वीरें बोलती हैं, तो तस्वीरों के अंदर भरे हुए रंग भी बोलते हैं। रंग हमारे मूड की अक्कासी करते हैं, लेकिन ये अक्कासी वाकई करते हैं या एक मिथ है। और ख़ासतौर पर जब हम रंगों की बात करते हैं और रंगों की जो एक फीलिंग्स होती हैं कि आपने सुर्ख रंग पहना है तो उसका क्या मतलब है, ब्लैक रंग पहना है तो उसका क्या मतलब है, सफ़ेद रंग पहना है तो उसका क्या मतलब है, और बॉटल ग्रीन रंग पहना है तो उसका मतलब है बीवी को खुश करना। उसके साथ लाइट ग्रीन पहना है तो उसका मतलब है मैचिंग। हाँ, मैचिंग। तो हमारे मेहमान मौजूद हैं खास तौर पर क्योंकि हम चाहते हैं कि आज आपके साथ शेयर करें। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन सा रंग ज्यादा असरअंदाज होता है। अच्छा, एक चीज और भी है, हम पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर अम्बरीन हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप और काउंसलर। एज ए काउंसलर आप जो है वो जानी चाहती हैं, बहुत से लोग आपके भी फैन हैं, आपके पास आते हैं, बहुत से मसाइल आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो गुड मॉर्निंग। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आलिया आफ्ताब, आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग जी आपको। तो अच्छा, मैं एक चीज और भी सोच रहा था। एक तो कलर्स की हमने ये बात कर ली कि वो मूड पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी सोचते हैं अच्छा यार ये रंग मुझे बड़ा रास आ गया, या बड़े लोग ये भी डिस्कशन करते हैं कि नहीं मेरे लिए ये इस रंग की गाड़ी लेनी है, वो मुझे बड़ी रास आई, या इस रंग ये तो आज मैं एक मखसूस काम जा रहा हूँ तो मैं ये रंग पहन के जाऊँ तो मेरा वो काम हो जाएगा। इसमें कितनी हकीकत है ये पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आलिया के पास चलते हैं कि एज ए एस्ट्रोलॉजर आप लोग बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछते होंगे, अच्छा हमारा लकी कलर क्या है, हम क्या कलर पहने, या इवन स्टोन हमारा किस कलर का हो। तो ये रंगों पर हम आज थोड़ी बात करना चाह रहे हैं, इस पर रोशनी डालें। एज ए एस्ट्रोलॉजर आप क्या समझती हैं कि रंगों की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में? रंगों की बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और रंग जो है वो हमारी शख्सियत पे बहुत असरअंदाज करते हैं। बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी बाय बर्थ हमारा ये स्टोन है, मैं स्कॉर्पियो हूँ, ठीक है, मेरा येलो टर्मरीन, येलो टोपैज मेरा बर्थ स्टोन है, लेकिन मैं नहीं पहनती। मैं नहीं पहनती, मैंने अपने लिए एमेट्रिन पहना हुआ है बिकॉज ये येलो और पर्पल दोनों रंगों से मखसूस है, कॉम्बिनेशन है। ये मुझे मेरी इंट्यूशन भी देता है, ये मुझे मेरी प्रोटेक्शन भी देता है, ये मेरी इमोशनल सेंसिटिविटी को भी
ठीक करता है बहुत ज़्यादा। कैसे जज किया कि ये कलर आपको सूट करेगा? क्या आप एक इंट्यूशनल तौर पे भी होता है, क्योंकि मैंने कलर थेरेपी सीखी भी हुई है। मैंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी सीखा हुआ है और मैं मतलब कलर थेरेपी को प्रॉपर प्रैक्टिस भी करती हूँ अपने ऊपर और अपने पेशेंट्स के ऊपर भी करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी मेरा मतलब शौक है, मैंने सीखी हुई है। न्यूमरोलॉजी से भी रिलेट करती हूँ। पाइसेस का कौन सा कलर है? देखिए पाइसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड एक्सट्रीमली मूडी पीपल, बहुत ज़्यादा। तो उनको ग्रीन और ब्लूज अवॉइड करने चाहिए और उनको ज़्यादा रेड पहनना चाहिए, बिकॉज रेड जो कलर है वो पैशन का कलर है। अब ब्लू जो है वो सेंसिटिविटी का और ग्रीन भी सेंसिटिविटी का, बिकॉज नेचर में ग्रीन होता है। सो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी हमें मतलब देखने के एक्सेस नहीं रखनी। जैसे ब्लैक है, अगर ब्लैक पहने तो वो निटी ग्रिटी डिटेल्स में भी जाते हैं, स्टैंड आउट भी करते हैं वो लोग। लेकिन अगर ब्लैक आप ज़्यादा पहनेंगे तो वो लोग लोनली भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी एक चीज़ होती है। रंग बहुत है, बिकॉज हर रंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है। में सिर्फ रेड कलर रखूं? नहीं, ये नहीं। आप सुबह उठें और उठ के देखें कि कौन सा रंग आपको आज ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और वो आप रंग पहन के देखें, बिकॉज हर रंग की अपनी एक अंदाज और अपना एक फंक्शन होता है। हम इस तरह नहीं कह सकते हर रंग अच्छा भी है, हर रंग की नेगेटिव भी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी चीज़ें हैं। तो कहते हैं टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हमने मियारा रवि रखनी है। यू आर वेयरिंग पिंक, तो फिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या सोच के आपने ये पिंक पहना है? जस्ट वांटेड टू गिव अ सॉफ्ट लुक टुडे आज जो था। और जैसे रंगों की बात हुई तो मुझे लगता है कि अगर जैसे कहते हैं ना कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, तो इसी तरह जो है वो वी नीड टू प्ले विद द कलर्स। इफ़ यू जस्ट लुक इन द नेचर, तो जो डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट कलर्स स्टार्टिंग फ्रॉम आपका ओशन कलर्स, स्काई कलर्स, टू वेजिटेबल्स, टू फ्रूट्स, तो जो खुदा ने एक जो रंगों में जो एक आपको जो इतने डिफरेंट शेड्स जो प्रोवाइड किए हैं, तो वो हमारे मूड पे इफ़ेक्ट कैसे आपने अभी कहा मूड पे करते हैं। बिकॉज हर रंग की अगर साइंटिफिकली देखें, इसको हम क्रोमोथेरेपी बोलते हैं बेसिकली। सो इसको हम हीलिंग थेरेपी भी हम कहते हैं। तो जो हर रंग की एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, वो एनर्जी होती है। यू बेटर नो दैट जो वेव्स होती हैं उसकी साइंटिफिक वे में भी उसकी एक एनर्जी होती है, एक डिफरेंट लेवल होता है। और वो जब एनर्जी या डिफरेंट वेवलेंथ जाकर टच करती है, ये हम रेकी टेक्निक में भी यूज़ करते हैं कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट्स ऑन योर मूड। बिकॉज जैसे आपने इन्होंने कहा कि यू नीड टू प्ले विद द कलर्स, वी शुड नॉट कन्फाइंड आवरसेल्व्स टू पर्टिकुलर कलर्स कि हमने बस यही पहने और ये नहीं पहनने। इसके अलावा सीजनल आगे जाकर बात करेंगे कि सीजन्स भी जो है उनमें कौन से रंग पहनने चाहिए एंड हाउ दे इफेक्ट। लेकिन मैं अगेन अपनी एग्जांपल देके, अगर मैंने ब्लैक पहना तो मुझे लगता है कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ और मैं आज बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। ब्लैक जिसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ब्लैक जब पहनते हो तो बहुत डल होते हो या सैड उसमें चले जाते हो। ऐसे कॉन्सेप्ट है, मिथ बनाई हुई है लोगों ने। बिकॉज ये कि जैसे अमरीन ने कहा, मैंने भी पहले कहा कि आपको एक रंग से मखसूस नहीं करना चाहिए। यू नीड टू प्ले अराउंड विद कलर्स। बिकॉज अगर आप नेचर में भी देखो, लाइफ में देखो, तो कितने खूबसूरत रंग है और हर रंग में कोई ना कोई खूबसूरती है। हर रंग की फ्रीक्वेंसी है। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो जब आपकी बॉडी को जब हम रेकी भी करते हैं तो हमारे 7 सेंटर्स होते हैं जिनको हम चक्रास कहते हैं। हर चक्रा का अपना कलर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कलर आपकी ज़िंदगी में कमी पेशी हो। जैसे हम जिन्होंने कहा क्रोमोथेरेपी करते हैं, तो पिछले ज़माने में क्या होता था, जैसे सन में बहुत एनर्जी होती है, तो हम क्या करते हैं क्रोमोथेरेपी के जरिए चार्ज करते हैं पानी को। आप 7 रेनबो कलर्स में ज़्यादातर प्ले अराउंड करते हैं। ज़्यादातर आप 7 रेनबो कलर्स में ही रह के करेंगे, क्योंकि इस तरह तो लातादाद रंग आ जाते हैं। अच्छा, ये इफेक्ट्स की तो चले हो गई बात, इस पे बड़ा अच्छा ब्रीफली आपने इस पे किया। लेकिन जो रास आने वाली मिथ है कि ये कलर रास आता है, मुझे ये पहनना चाहिए, इसकी क्या हकीकत है? आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जब मैं कहती हूँ तो कुछ मिथ्स होते हैं जो कि जनरलाइज होते होते पक्के हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हम ये रंग पहने तो ख़ास हमारा दिन अच्छा गुजरेगा, ये रंग पहने तो अच्छा दिन नहीं गुजरेगा। वो जमील होता कि कंडीशनिंग हो जाती है। लेट्स से यू आर वेयरिंग सम कलर और उस दिन आपका मूड अच्छा नहीं है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो यू गेट टू एसोसिएट कि अच्छा आज ये रंग पहना था, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो रिपीट हो जाए दोबारा से कि आपने वही कलर पहना और कुछ बैड इंसिडेंट और वाइस वर्सा, तो आप एसोसिएट कर लेते हैं कि ये कलर्स मुझे सूट नहीं किए। तो आई थिंक इट्स मोर साइकोलॉजिकल, इसका रियलिटी में ऐसा को इतना वो नहीं है ताल्लुक। और जहाँ तक बात रही कि कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ कलर्स ये सूट करते हैं हर एक की पर्सनालिटी के साथ, तो ये बहुत देखना चाहिए कि किन कलर्स के साथ आप कंफर्टेबल भी हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी हम, जैसे मेरे कुछ
कुछ जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो दे वेयर अ लॉट ऑफ ब्लैकिश एंड ग्रे कलर्स और वो ऑलरेडी भी उनकी डिप्रेसिव पर्सनालिटी होती है, तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि और डल हो जाते हैं, तो उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी कभी ब्राइट कलर्स भी पहने, कभी कभी आप थोड़ा सा मेकओवर भी करें, थोड़ा सा ब्राइट, क्योंकि वो नेचुरली उसका इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आता है। पर्सनैलिटी ज़ाहिर नज़र आ रही होती है, क्या ये फिर मेंटली भी आप उस सोच में चले जाते हैं? अच्छा, अगर आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं या आपने ये चेंज किया है तो मेंटली भी आपकी ये तब्दीली आती है? देखिए जी, ऑब्वियसली आपकी ये जो ऑरा एक आता है, जब फर्स्ट टाइम आप किसी को देखते हैं, जैसे आई सॉ यू इन द मॉर्निंग, तो मैंने कहा लुकिंग वेरी फ्रेश टुडे, यू सी, तो वो जो कलर्स का एक ऑरा आता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और स्पेशली जब आपको फीडबैक भी मिलती है फ्रॉम अराउंड, आपने कहा जी डॉक्टर साहब आप यू आर वेयरिंग पिंक कलर एंड ऑल दैट, सो दैट गिव्स यू बूस्ट, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। अगेन दैट्स द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी लेवल। तो मैं तो हमेशा कहूँगी कि रंगों से ही जो है वो पूरी रंगों से बाहर है, रंगों से बाहर है। रंग ना हो जिंदगी में तो जिंदगी भी बेमायने है। जिंदगी भी क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, एक कॉल लेते हैं राना मोहम्मद सलीम लाहौर से, एक कॉलर है हमारे साथ। क्या पूछना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं। हम तो सुबह 92 पे गाजी साहब का पहला प्रोग्राम देखते हैं जी। थैंक यू बहुत अच्छे प्रोग्राम है आपके, और आपका कपल भी बहुत प्यारा माशाल्लाह जी। थैंक यू। कुछ पूछना चाहेंगे आप? सलामत रखे जी। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं बहुत है हमारे लिए। बेशक लोग हमारे लिए वाकई सीरियसली। थैंक यू सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ये स्पेशली उन्होंने हमारी तारीफ के लिए फोन। यस, और मैं ये नहीं कह रही थी, वाकई ये भी रंगों का भी कमाल है कि आपने आज इतना सॉफ्ट पहना, एक अच्छी कॉल आ गई, ये भी एक अच्छी चीज है। ये रंगों का कमाल। अच्छा, मेरे ज़हन में वही क्वेश्चन है जो आपसे मैंने पूछ लिया। अमरीन, आपसे भी मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगा कि ये जो रास आने वाली मिथ है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं नहीं सोचती कि इसमें इतनी ज़्यादा हकीकत है। जैसे अमरीन ने कहा, हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं। अक्सर आप देखें, आप सुबह उठ के अगर आपने ब्लैक पहनना और अच्छी, जैसे अक्सर कहा कि मेरे कई ऐसी फ्रेंड्स हैं, मैं ब्लैक पहन के परसों शादी पे गई, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने कहा है तुम ब्लैक पहन के क्यों आई हो, कपल को नजर ही ना लग जाए, ये तो एक अनहोनी चीज है कभी ब्लैक पहनना, तुम्हें येलो पहनना चाहिए था। तो मैंने कहा ये कहाँ से आप लोगों ने कहा है कि भाई कपल को कुछ हो जाएगा मैं ब्लैक पहनूंगी, तो कि नहीं अच्छा कलर नहीं है, नेगेटिविटी का कलर है, इसका कोई ऐसी सीन नहीं है। बिकॉज बात ये होती है कि जैसे कहा कि हर कलर का अपना एक फंक्शन होता है, वो उसने करना है, उसके पॉजिटिव हम ऑरा की एनर्जीज की बात करते हैं, आप एनर्जीज को फील कर सकते हैं। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि कलर्स का मूड से लेना देना तो है, लेकिन आपकी फ्यूचरिस्टिक कोई चीज आपके साथ अच्छी बुराई का कोई सीन नहीं है। लहंगा नहीं बनाते या ब्लैक कलर का, देखिए रेड ही ज्यादातर ब्राइड्स पहनती हैं। देखिए दुआ, ये अगर आप थोड़ा सा नोट करें, मैं अगेन हमेशा कहती हूँ, सब कहते हैं बहुत इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है अमरीन, लेकिन ये इंडियन कल्चर से हमने ज्यादा चीजें सीखी हैं कि जी काला रंग जो है वो सोग का रंग होता है, रेड कलर जो है वो शादी का और यूसी उसका होता है। तो ये अगेन हमने जनरलाइज कर लिए हैं, इट हैज लेस टू डू विद ऑल दैट मिथ्स। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा कि कभी आज तक हमने दुल्हन को नहीं देखा कि उसने ब्लैक जो है वो जोड़ा बनवाया हो। अच्छा, एक क्योंकि इस वक्त हमारी स्क्रीन पे मैसेजेस भी चल रहे हैं और नादिया कराची मैसेज भी इंक्लूड कर रहे हैं कि जिंदगी में रंगों का कितना अमल दखल है। हाँ, मेरा ख्याल है कि जिंदगी में जो अगर रंग ना हो तो जिंदगी बेमायनी है। इसी बात रंगों से बाहर है ना जिंदगी में। एक कॉलर है उमर हसन पीर महल से, उनसे बात करते हैं। उमर, गुड मॉर्निंग, क्या पूछना चाहेंगे? दिखता है उमर एहसान, उनको आपकी आवाज अच्छी। हम बात कर रहे थे जिंदगी फीकी होने पे। अच्छा, जिंदगी फीकी तो वाकई समझ आ गई रंगों की। अच्छा, रूटीन जो है हमारी, हम लेट्स सपोज हम काम पे जा रहे हैं, हम घर पे हैं, हम जॉगिंग पे जा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी पे भी हम रंगों को इंक्लूड रखें या पूरे दिन को एक ही रंग से लेके चलें? आप मुख्तलिफ रंग रखें जितने आप चाहें। तो ये देखिए आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में जब मैंने ऑफिस जाना होता है मैं अपनी वार्डरोब खोलती हूँ, और अगर कभी मुझे हो कि क्योंकि आई एम लोड्स इनटू कलर्स, अगर मुझे हो कि आज मुझे कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा करना है तो आई गेट इनटू ब्लूज,
हाँ। अगर मुझे अपने आप को बहुत एक्टिव और वो रखना है तो आई गेट इनटू ब्लैक इवन। हाँ। ठीक है ना, सो आई चूज डिफरेंट कलर्स एंड वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू दैट इवन। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हीलिंग के लिए, डिप्रेशन के लिए आई टेल पीपल टू यूज अ लॉट ऑफ ब्लूज एंड ग्रीन मैं आल्सो। यही पूछने लगी थी डॉक्टर मीन, ये जो बीमारियां होती हैं खासतौर पर जब हम ज़हनी बीमारियों की बात करते हैं, डिप्रेशन क्योंकि मेंटली इलनेस होती है, तो उसमें कौन से रंगों से इलाज किया जा सकता है, या वाकई मुमकिन है कि रंगों से इलाज हो सके? देखिए, रंगों से बिल्कुल हम टोटल तो नहीं ऑब्वियसली कह सकते, स्पेशली जो बायोलॉजिकल डिप्रेशंस होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस, आई हैव सीन सम ऑफ माय क्लाइंट्स व्हेन दे एंटर इनटू माय ऑफिस, तो वो पहले कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये लाइट्स जो है ना ये ऑफ कर दें, ज़रा थोड़ी सी डिम कर दें। फिर अगर ब्राइट कलर्स पहने तो दे फील अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल इफ समबडी एल्स इज वेयरिंग द ब्राइट कलर, तो उनको रोशनी, ब्राइट कलर्स और उनसे बड़ी, और यूजुअली दे वेयर द ब्लैक शेड्स एंड द ग्रे शेड्स। और मैं हमेशा उनके और उनके घर वालों को कहती हूँ कि ट्राई टू, जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा कर आनी है, या आपने थोड़ा सा जरा ब्राइट कलर्स, और मेल्स के लिए भी मैं ये हमेशा एग्जैक्टली, बिकॉज़ वो माइंड पे उनका इफेक्ट हो जाता है। वापस आते हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, मरियम उनके साथ हैं। मरियम, आप सबसे पहले तो आप ये बताएं, जरीना से हम खुद तो मिल नहीं सके, लेकिन आप इनसे मिलके कैसा फील कर रही हैं? हमारी बात करवाएं जरीना से। हम चाहते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानें, किस तरीके से वो अपनी आप ये कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो देख तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी रंग बिखेर रही हैं। तो आप पहले हमारी मुलाकात करवाएं इनसे। जी जमील, आपकी मुलाकात तो मैं कराती हूँ, कल मैं इनसे मुलाकात करके गई, लेकिन अगर मैं आपको सच बात बताऊँ तो कल मुझे बड़ी इनके से जो है वो मोटिवेशन मिली। मैं बहुत इम्प्रेस हुई, और इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी रात तक यही थी। मैं इनफैक्ट जहाँ जहाँ भी गई वहाँ भी मैं इन्हीं के बारे में सोचती रही। अच्छा, हिम्मत और जज्बे को इंसान अगर देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि ये इनकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। ये तो मैंने देखा, आज मैं भी आपको इनसे मिलवाती हूँ। मैं इनके साथ इस वक्त मौजूद हूँ। बड़ी खूबसूरत हैं, देखने में बड़ी प्यारी इनकी अपीयरेंस है, खूबसूरत भी बहुत हैं, और ये जो अपने शाहकार हैं वो ऐसे खूबसूरत बनाती हैं जिसको देख कर भी इंसान दंग रह जाता है। इनसे बात करते हैं, इनको कहते हैं ये भी अपने बारे में ज़रा ज़रीना इंट्रोड्यूस कराएँ, हमारे नाजरीन जमील और दुआ को भी बताएँ अपने बारे में। वो जानना चाहते हैं कि आप पेंटिंग इतनी खूबसूरत कैसे करती हैं और ये शौक़ आपको कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नाम ज़रीना हसन है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और साइंटिस्ट हूँ, और पेंटिंग का शौक़ मुझे 2 साल पहले हुआ। एग्जैक्टली फरवरी था 2017, तो अब 2 साल हो गए। मेरी बिनाई दोनों आँखों में 2015 में चली गई थी, 2010 में पहली आँख ज़ाया हुई थी। तो उसके बाद जो तासुरात थे, जो एहसासात थे, मैंने लिखना शुरू किया, अपना ब्लॉग बनाया, और उसके बाद भी मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे एक और चैनल चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि जब मैं ब्लाइंड हुई उस वक्त मैं किसी और को नहीं जानती थी कि जो इस मरहले से गुज़र रहा था। तो मैंने ख़ुद को सिखाया, ट्रेन किया हाउ टू पेंट, और जो मेरे इमोशंस होते थे, फीलिंग्स होती, यादें होती थीं, जो रंग मैंने देखे थे, जो अक्स देखे थे, जो मेरे जहन में नक्श हुए थे, वो मैंने कैनवस पे ट्रांसफ़र किए। तो जब ये आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम आप मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, या उस टाइम इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? दोनों मरहले ज़रा मुख्तलिफ थे। जब पहली आंख ज़ाया हुई तो वो जिस वक्त तशख़ीस हुआ, डायग्नोसिस हुआ, मालूम हुआ कि जब मैं ज़ाया कर चुकी थी वो आंख ज़ाया हो चुकी थी। तो वो 5 बरस उसके दरमियान और दूसरी आंख के जाने में 5 साल का अरसा था। तो एक आंख कि जब नेमत छिन जाती है तो डेप्थ परसेप्शन, जो गहराई का एहसास होता है, वो साथ ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उस मरहले में ख़ुद को ट्रेन करना पड़ा, जैसे किसी चीज़ को डालते हैं पानी कप में, या सीढ़ियों को उतरना चढ़ना। मेरा सबसे छोटा बेटा भी छोटा था, जब भी पैदा हुआ था, उसका फीडर बनाना, ये मगर एक किस्म की मतलब इत्मीनान था कि दूसरी आंख अभी है। फिर जब 2015 में कुछ ही महीनों में जब वो ज़ाया हुई तो
उस मरहले में फ़ीलिंग्स बिल्कुल मुख्तलिफ थी, पैनिक भी था, एंग्जाइटी भी थी, मतलब बिल्कुल कि किस तरह मैनेज हो, खौफ भी था। मुझे मेरा सबसे बड़ा ज़्यादा डर इस बात का था कि जब बिनाई चली जाएगी तो मुझे महसूस होता था कि मैं शायद इतना घुटन का मुझे एहसास हो, मैं शायद सांस ना ले सकूं। मगर वो कुदरती बात ऐसे खूबसूरत है कि वही जिस चीज़ से मैं डरती थी, वो कहते हैं व्हेन यू ओवरकम योर फियर्स, तो अभी मुझे उसी धुंध में, उसी तारीकी में एक किस्म का सुकून मिलता है। तो आप अगर लोगों के एटीट्यूड की बात की जाए, मतलब लाइक एक होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ जी देखो ये बेचारी है, ये देख नहीं सकती, आप पहले बड़ी अच्छी कलरफुल लाइफ अपनी गुजार रही थी, आप जॉब भी करती थी, बड़ा अच्छा था, बच्चों के साथ इन्वॉल्व भी थी, इंजॉय भी करती थी। अभी लोगों के बिहेवियर की अगर बात की जाए तो ऐसी एक चीज़ होती है जो लोग कहते हैं सिंपैथी वाली चीज़, वो आपके साथ या वो आपको कितना पिंच करती है? सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत फ़र्क है, दो ज़रा मिलते जुलते अल्फाज हैं मगर मायनी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरी शायद फितरत का हिस्सा है कि शायद आई थिंक दैट्स द कि मुझे परवाह ज़्यादा नहीं होती कि लोगों का क्या ख्याल है या उनका क्या ओपिनियन है। जो मैं सही समझती हूँ अपने ईमान के तौर पे या जो मैंने सीखा है ज़िंदगी में, जो तरबियत हुई है, मैं उसको लेके चलती हूँ। कभी आपको पता है ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, ब्लॉगर हैं, राइटर भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इनकी मोटिवेशन कितनी ज़्यादा है और ये लाइक कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई कि ये इनके साथ ऐसा हुआ। बड़ी इनकी जी, बातों कुछ पूछना चाहेंगे दुआ आप इनसे? इनकी बातों से हमें और यकीनन हमारे देखने वाले भी, आप इन तक हमारी तरफ से एक बड़ा अच्छे वाली जो जेस्चर होता है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं, सलाम पेश करें, सलाम भी पेश करें। दूसरा, इनकी पेंटिंग्स किस किस्म की हैं, जरा अगर दिखा सके मरियम इनका काम, और क्या ये कोई थीम पे काम करती हैं? लाइक कोई थीमेटिक पेंटिंग्स होती हैं इनकी? जरा पूछे क्या सोच के पेंटिंग करती हैं ये? अच्छा, पहले तो जरीना आपको वो बहुत ज़्यादा वो भी इंस्पायर हो रहे हैं, दुआ और जमील भी बड़ी, वो कह रहे हैं हम सबके लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। अच्छा, अपनी पेंटिंग्स के बारे में अगर बताना चाहें कि मतलब क्या प्रॉपर कोई थीम है, क्या सोचती हैं जब ऑपरेशन में चली जाती हैं तब आप पेंटिंग्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं? कल मैंने आपका आर्ट वर्क देखा था, बड़ा अच्छा था वो भी, तो मतलब लाइक क्या सोच के करती हैं, क्या आपके माइंड में चल रहा होता है? नहीं जी, डिप्रेशन का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे तजुर्बे में जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, अगर मेरा कोई डाउन मोमेंट आता है या मेरी कोई ज़हनी उलझन या परेशानी होती है, मैं हाइक्स पे निकल जाती हूँ, ट्रैक्स पे, वॉक पे, नेचर के साथ कनेक्शन फ़ील करती हूँ। और पेंटिंग मुझे इतना लुत्फ़ आता है और ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे एक स्माइल, मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो एक कॉन्वर्सेशन और डायलॉग है कैनवस और मेरे दरमियान। वो एक बहुत ही प्राइवेट किस्म का, इंटीमेट किस्म का मोमेंट होता है। ये अगर दुआ आपको मेरे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा हो तो इनकी काफ़ी पेंटिंग्स हैं, इनके हर रूम में है, सारे फ्लोर्स के ऊपर भी है, फर्नीचर भी इन्होंने बड़ा अच्छा अपने हाथ से इन्होंने उसको डेकोर किया हुआ है। पूरे घर में इनके हाथ की बनी हुई बहुत सी चीज़ें हैं जो एक मतलब घर की खूबसूरती को और भी इसमें जो है वो इजाफा कर देती हैं। दूसरा ये है कि अगर इनके बारे में बात की जाए कि सरीना की जो मेहनत है, लगन है और जो इनको पुख्ता इरादा है, वो हम सब के लिए मशले राह है। लाइक जो हालात से तंग आ जाते हैं और हार मान जाते हैं और बेबस हो जाते हैं, ये एक बड़ी अच्छी हमारे पास करंट एग्जाम्पल है जरीना कि लाइक वो बड़ा भरपूर तरीके से एंजॉय करी हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व भी होती है, इनफैक्ट होमवर्क भी ये खुद कराती हैं बच्चों को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं इनकी। आपने कहा कि ये घर को भी खुद फर्निश करती हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें ये बनाती हैं, हमें देख के कितना अच्छा फील हो रहा है। ये खुद किस तरह इसको फील करती हैं, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। अच्छा जमील, ये है कि लाइक इनको पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। समटाइम्स कुछ नहीं होता करने के लिए तो जाके ये बस पेंटिंग्स अपने कैनवस पर जाके सब कुछ कर लेती हैं, वहीं पर ही शुरू हो जाती हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि वो इस पेंटिंग को कैसे इन्वॉल्व रहती हैं और कैसे रंगों के साथ आप खेलती हैं। क्या आपकी रंगों के साथ अट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन है? हाँ जी, बिल्कुल है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को भी सोचें तो मौसम का रंगों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमारे इमोशंस का, फीलिंग का, जो ही गर्मी पड़ती है हम हल्के रंगों की तरफ
अट्रैक्ट होते हैं। जब सर्दी बढ़ती है वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट वेयरिंग डार्कर कलर्स। तो मेरे भी जो जहन में, बिकॉज मैं बॉर्न ब्लाइंड नहीं हूँ, मैंने 35 इयर्स की उम्र तक सब कुछ देखा, महसूस किया। तो जो वो यादें हैं, जो नक्श हैं मेरे जहन में, वो उन्हीं को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने लिए अपनी दुनिया सजाती हूँ। खूबसूरत खूबसूरत। मैं देख नहीं सकती, मैं मरियम एक मिनट लेना चाहूँगा, मैं आपसे करती 1 मिनट लेना चाहूँगा। देखिए कितनी खूबसूरत ये बात है जरीना की। डॉक्टर अमरीन, मैं आपसे इस मुतालिक जानना चाहूँगा। देखिए 35 इयर्स तक उन्होंने ज़िंदगी भरपूर गुजारी, इंजॉय की। अब उन्होंने 35 साल की उम्र तक ज़िंदगी को इतना खूबसूरत पाया, इतना खूबसूरत पाया कि आज उनकी ज़िंदगी अंधेरे में है, लेकिन उस खूबसूरती को वो लोगों तक पहुंचा रही हैं। ये साइकी ज़रा हमारे साथ आप डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहले जमील, हम कहते हैं हमेशा जब मैं स्टार्ट करती हूँ डिसेबिलिटी पे, तो हम कहते हैं डिसेबिलिटी इज़ नॉट एन इनएबिलिटी। हाँ, बहुत से लोग दिखने में नॉर्मल हैं, डिसेबल नहीं हैं, लेकिन वो they are not able to give any productive work. So disability is not an inability. सबसे पहले तो हमें ये देखना है। नंबर 2, जरीना ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे अंदर जितनी एनर्जी होती है, अगर वो कन्फाइंड हो जाए और हम उसको अगर चैनलाइज नहीं करते किसी मीडियम के थ्रू, तो वो हमें फिर डिप्रेशन में ले जाती है, हमें फ्रस्ट्रेट करती है। तो ये फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे अंदर की एनर्जी है वो किस मीडियम के थ्रू हमने उसको चैनल करना है। उन्होंने जिंदगी 35 इयर्स जो है वो देखी, लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि शुरू में इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर टू कोप। तो वहाँ पर चूंकि उन्होंने रंग देखे थे और उसके बाद फिर जो है तो बड़ी खूबसूरत ये फिर सोशल स्किल्स हम ट्रेनिंग करते हैं। और इसमें एक और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द कॉन्सेप्ट गिवन बाय डॉक्टर जरीना कि सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत फर्क है। सिंपैथी इज दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक पिटी एट एनीवन, ठीक है, और हमें ये राइट है ही नहीं कि हम किसी पे तरस खाएं। एम्पैथी का वर्ड यूज, वी नीड टू हैव एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड इन आवर लाइफ। एम्पैथी का मतलब ये है कि आप इमोशनली यू कीप योर सेल्फ एट दैट प्लेस एंड देन यू थिंक, वो जैसे कहते हैं ना, यू पुट योर सेल्फ इन टू अदर्स शूज एंड देन यू फील एंड देन यू। तो एम्पैथी होनी चाहिए और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि इनको शी जस्ट टुक आई गेस 2 years और उन्होंने वो ग्रेजुअली उससे कोप किया और अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया। तो बाकायदा ट्रेन करके कैनवस की सूरत में जो रंग उन्होंने बिखेरे हैं, मतलब वो डिप्रेशन में नहीं गई हैं, क्योंकि जो बोर्न अगर हो और वो इस तरह का कोई भी मुख्तलिफ उसके अंदर डिसेबिलिटी हो, उनकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती है बिकॉज़ दे हैव नॉट सीन साल सब कुछ देखा और उसके बाद बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुई, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट। लेकिन फिर वो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से फिर वो सब्र आ जाता है। एम्पैथी अगेन कि यू पुट योरसेल्फ एट दैट प्लेस। तो जिंदगी में ऐसे बहुत से हादसात और ऐसे वाकयात हो जाते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि हम मरियम हम वापस आपके पास आएंगे, अभी मुलाकात करते हैं उमर से। बिल्कुल जी, और उमर हमारे साथ ही मौजूद है स्टूडियो में। उमर हमें सुन पाए तो? हेलो उमर, क्या हाल है आपके? उमर चूंकि बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत बोलती हैं। बिल्कुल, पेंटिंग्स बोलती हैं। और हम कुछ सवाल भी करेंगे तो ये लिख के उसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। तो उमर, कैसे हैं आप? आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत और भरपूर है। आपकी कोई ख्वाहिश आप उसको लिखें, फिर हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि आपका ये जवाब है। उतनी देर हम क्यों ना इनकी मदर से और भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हमें उमर के बारे में बताएं। क्या एक तो जाहिर है आप एक माँ के तौर पर जब उन्हें देखती होंगी कि आपका बेटा आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है, लेकिन आपको जवाब नहीं दे पा रहा, वो फीलिंग्स तो आपकी अपनी जगह, लेकिन इस सूरत हाल में भी, इस तरह से होते हुए भी, जो उसका फ़न है, जो उसका आर्ट है, लोग तारीफ करते होंगे उसके काम की, कितनी खुशी महसूस होती है? बेटे खुशी तो बहुत महसूस होती है, लेकिन परेशानी भी होती है। अगर ठीक होता तो कितने जाना सी इसमें, किस मकाम पे पहुंचना सी। बिल्कुल। एक नहीं 5 ही ऐसे हैं। अच्छा। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं, 5 बेटे 2 बेटियां। ठीक, और आप कह रही हैं कि 5 जो हैं आपके बच्चे के जो बेटी है ना मेरी, इतनी अच्छी उसकी लिखाई है, इतना अच्छा लिखती है। तो जड़े सबसे अहमद से छोटा है ना, वो भी 5वीं च जा रहा है, मतलब कि बोल नहीं सकते, लिख के दस दिन कि ए फलानी गल है। तो काम मैं जिथे मर्जी करदी हूँ, जिथे मर्जी होवां, लेकिन जड़ी आवाज़ है कन्ना दी वो इन्हां दे नाल होवेगी 24 घंटे। तो करता है ना कि ये कुछ कहें, आपसे लाड करें, हाँ, माँ मुझे ये चाहिए, तो ये अगर कुछ बताना चाहते हैं, खाना पीना या कोई ख्वाहिश,
तो वो क्या लिख कर करते हैं आपसे या आप समझ जाती हैं? मैं समझ जाती हूँ, लिख के भी देती। डिसअपॉइंटमेंट कैसी? अगर आप किसी लिहाज से पूरे नहीं भी हैं, मैं डिसेबल वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा दुआ, ये सब स्पेशल चिल्ड्रन, हम इनके लिए जो टर्म यूज होती है, हम कभी भी डिसेबल नहीं यूज करते। जो ग्लोबल टर्म इनके लिए यूज होती है, दैट इज द स्पेशल, एंड दे आर रियली स्पेशल, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे आर स्पेशल हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे लिए इन्होंने आज एक मिसाल है कायम की है। अच्छा, इनके भाई से बात करते थोड़ी। आप बताइए कि आप जिस तरह आंटी बता रही हैं कि 5 आप जो बहन भाई हैं वो इस तरह हैं, स्पेशल हैं, सेरेब्रल पल्सी डिजीज है। सही। तो आप अब जिस तरह उम्र है, ये पेंटिंग करते हैं, तो बाकी के जो बहन भाई हैं वो क्या करते हैं? जो 2 बड़े हैं वो तो टोटली बेड पे हैं, जो बेड पे हैं वो, और जो 3 हैं वो राइजिंग सन इंस्टीट्यूट में जाते हैं। ये भी पहले राइजिंग सन में जाता था, आज से 3-4 साल पहले ना। तो इसने कहा कि मेरा 9th क्लास में जब ये इसने स्टडी स्टार्ट की ना, तो इसने फिर स्टडी छोड़ दी। इसने कहा मैंने पेंटिंग करनी है, क्योंकि इससे पेंटिंग पिछले 20 साल से ये पेंटिंग बना रहा है। अच्छा, मुझे पता चला है कि इमरान खान साहब के ये बहुत बड़े फैन हैं और उनके लिए इन्होंने पेंटिंग भी बनाई है, मिलना भी चाहते हैं, ये पेंटिंग उनको देना चाहते हैं। वो जरा पेंटिंग हम चाहेंगे कि वो जल्दी से दिखाएं। माशाल्लाह, खाना काबा का ये पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया। कैम जरा देखें। ये इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो हम भी वजीर आजम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उमर का हौसला बढ़ाएं, उनसे मिलें। ब्रेक पर जा रहे हैं, इसी दरख्वास्त के साथ वापस आएंगे जमील। मैं चाहूंगी हम फिर एक दफा मुखातिब हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक बार फिर ये पेंटिंग आपको दिखाएंगे और फिर पूछेंगे कितने अरसे में इन्होंने ये बनाई है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, खुशामदीद। एक लेटर उमर ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान साहब को लिखा, वो उन तक पहुंच भी चुका है। हमारी इत्तलात के मुताबिक इनके भाई ने बताया चीफ मिनिस्टर तक वो पहुंच चुका है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, करना चाहते हैं। अच्छा, लेटर है जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम उमर जलाल है। मैं एक आर्टिस्ट हूं जो अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ मिलकर अपने वतन का नाम रोशन करूं। खान साहब, मैंने आपके लिए एक तस्वीर तैयार कर रखी है। आपसे मेरी एक अपील है कि अपने मसरूफ वक्त में से अपने चंद लम्हे दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। ये उमर जलाल ने लेटर लिखा। और उमर की सोच देखें, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। Yes. वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ मिलकर लोगों के लिए wants to serve for the country. अच्छा, अब खान साहब के लिए जो पेंटिंग्स बनाई है, मैं चाहूंगा कि जरा एक दफा तो उसको पकड़ें आप ना, ताकि हम इसको खान साहब को, हम भी इमरान खान साहब को ये अपील करते हैं, उनसे ये दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आप ही पकड़ें, आप ही पकड़ें, ऐसे ऐसे कि ये वो पेंटिंग है जो इस उमर ने 7 माह में आपके लिए बनाई है। 7 months ये पेंटिंग करता रहा है उमर, और ये चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को ये पेंटिंग वो पेश करे। तो हमारी भी ये दरख्वास्त है कि खान साहब ये इस दरख्वास्त पर गौर करें, इस बच्चे से मिलें, ये पेंटिंग एक्सेप्ट करें। और इसके घर वाले ये बता रहे थे कि इन्होंने पिछले दिनों 5 पेंटिंग्स 10,000 में फरोख्त की और अपने घर का गुजर बसर ये लोग कर रहे हैं। 7 लोग बच्चे हैं इन माजी के, जिनमें से 5 जो हैं वो स्पेशल केसेस हैं। तो ये जो 10,000 में 5 पेंटिंग्स गई हैं, मैं और दुआ भी ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना एक एग्जीबिशन टाइप कोई हो जिसमें इन पेंटिंग्स की बोली लगे, लोग इनको बकअप करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए, इनके घर वालों की हौसला अफजाई करने के लिए आए और महंगे दामों ये पेंटिंग्स खरीदें, ताकि उनके घर वालों के लिए भी ये अच्छा हो और इन लोगों को भी ये देखें ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। और देखिए, बोलती आंखें उमर ने बना दी हैं इस पेंटिंग में खातून की, और इतने खूबसूरत रंग जो पेंटिंग पे नजर आ रहे हैं आपको। यही वही गुजारिश दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करें, ऐसे लोगों की जो ख्वाहिश है कम से कम उमर की ख्वाहिश पूरी करें। वो आपसे मिलकर जितना खुश होगा
शायद उसके हौसले बढ़ेंगे। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। और ऐसे कई लोग जो बहुत स्पेशल होते हैं, डिफरेंट होते हैं हमसे, और उनमें कुछ करने का बहुत हौसला होता है। ऐसे लोगों की भी जो हौसला अफजाई है वो हुकूमती सतह पर जरूर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है जो हमें पता चली है कि उमर ये कहता है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में मैं पेंटिंग नहीं बना सकूंगा, क्योंकि जो इसका अटैक था फालिज का, जो दिमागी तौर पर उसको किया है, आप नाम भी बता रही थी, सेरिब्रल पाल्सी जी। Yes. वो ग्रेजुअली डिटीरियोरेट करता है, और जैसे उनका इनके 5 बच्चों में है और उनमें से 3 बेड रिडन है, बिल्कुल बिस्तर पर है। तो उमर को ये नहीं होना चाहिए, अपना हौसला नहीं हारना चाहिए कि जी मैं अगले 2 साल में नहीं बना सकता। इनको पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन देखें, ग्रेजुअली जो 2 माह में एक पेंटिंग बनती थी, आज वो 7 माह में। लेकिन क्या इस स्टेज पर उमर अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और जो हम स्पेशल चिल्ड्रन जो डे सेलिब्रेट करते हैं, हमें उन दिनों में जो है वो इनका बाकायदा वीक मनाना चाहिए और इनकी एग्जिबिशंस करनी चाहिए। और इसके अलावा जो है इनके लिए स्टाइपेंड, स्पेशली जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए स्टाइपेंड जरूर जो है वो मुकर्रर करें। बिल्कुल माजी, आप कुछ कहना चाहेंगी, मजीद कुछ उमर के बारे में बताना चाहेंगी? जैसे उनकी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, वजीर आजम से, आप कुछ कहना चाहती हैं उमर के लिए? आपको वो देख रहे होंगे, बहुत से लोग सुन रहे हैं, क्या कहना, कोई दरखास्त क्या कहना चाहिए उमर के लिए? मैं यही कहनी है कि इन्हां दी हो जाए, इसकी तस्वीर दी नुमाइश हो जाए, तो और कोई इमरान खान साहब से मिले, वजीफा लग जाए तो इमरान खान नाल मिल लवे, इसमें बड़ी ख्वाहिश है। तो जिस वक्त वो बोर्ड पेरिस ने दुआ कर रहा सी कि मतलब है कि बन जान, इज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ इमरान खान साहब। और ऐसे लोगों को तो इमरान हर खान वक्त साहब मिलते जी हैं। तो पूरी रात बैठे रहना, खबरें सुनते रहना, सब कुछ करना, कहना कि इस तरह क्यों करना है, कहता नहीं कि मुल्क दा कुछ बनेगा। हाँ, very nice, very nice। अच्छा, जरीना से एक बार फिर बात करते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं ना। मरियम, हम चाह रहे हैं कि जरीना भी अगर कुछ कहना चाहें, कोई उनकी कोई विश हो, कोई अपील हो, कोई दरख्वास्त हो, क्योंकि उमर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, उनको ये पोर्ट्रेट गिफ्ट करना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, तो जरीना की कोई ऐसी ख्वाहिश है? जी जमील, वैसे मैं आपको बताऊं कि इनके जज्बे और हौसले की तो बात हम कर ही रहे थे। अच्छा, इनकी एक बड़ी अच्छी मैं बात भूल गई थी जो बताना, शेयर करना इनफैक्ट, जिसमें इनका ये कहना था कि ये बिनाई वाला जो इनके साथ ये फेज़ आया, इन्होंने इसको खुदा का तोहफ़ा समझा है। इन्होंने इसके ऊपर कभी रिग्रेट नहीं किया कि ना इस चीज़ को उन्होंने कोसा है कि वाई मी, कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, लेकिन कहती हैं कि मैंने इसको एज अ गिफ्ट लिया है। जहाँ तक आपने बात की है कि या कोई ये मैसेज दे, हमारे जो गेस्ट हैं जरीना, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। आप की ऐसी कोई ख्वाहिश है या आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस लेवल पे भी पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, जिसके बारे में भी पॉलिसी बनती है, तो उनके जो नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि नथिंग फॉर द ब्लाइंड विदाउट द ब्लाइंड। मेरे ख्याल में ये बहुत दुरुस्त बात है, क्योंकि जो जिस मरहले से गुज़र रहा है उनको सबसे बेहतर इल्म है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या बदलना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो अक्सर मेरे ख्याल में और तजुर्बे में ये जब पॉलिसीज़ बनती हैं, बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, जिन लोगों के बारे में फ़ैसले हो रहे होते हैं उनका उसमें उनकी शमूलियत और शिरकत बहुत ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत सुना जमील के इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं, ये ब्लॉगर भी हैं और सोशल वेलफेयर भी हैं। जो भी इस किस्म के काम होते हैं उसमें ये बड़ा पार्टिसिपेट करती हैं। और इनका भी यही कहना है कि अगर कोई पॉलिसी बनती है तो ब्लाइंड लोगों के लिए या डिसेबल लोगों के लिए है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को उसके बारे में सोचना चाहिए और काम भी करना चाहिए। अब मेरे ख्याल में हम अहमद कुछ कहना चाह रहे थे अपने भाई से मुतालिक। अहमद, आप बात कर रहे थे जिस तरह से कि ये काफ़ी डिसअपॉइंट भी होते जा रहे हैं अपने बाकी बहन भाइयों को देखकर, लेकिन आपका गुजर बसर कैसे होता है? इतनी बीमारी के साथ आपके वालिदैन, सब कुछ आसानी से हो जाता है? होता तो काफ़ी मुश्किल है। मेरी वालदें जैसे ये इनकी टेक केयर करती हैं। अब मेरी वालदा की एज 70 ईयर्स हो चुकी हुई है और मेरे जो वालिद साहब हैं वो 90 ईयर्स ओल्ड हैं।
तो हमारा एक घर है, वहाँ से हमें रेंट आता है जिससे हमारा घर का गुजर बसर होता है। तो अब मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया, मैंने BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की हुई बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो अब मैं लाहौर से बाहर नहीं मैं जा सकता क्योंकि मुझे इनका भी ख्याल रखना होता साथ साथ। तो मैंने DH हाउसिंग अथॉरिटी में अप्लाई किया हुआ है क्योंकि मेरे घर के नज़दीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वहाँ पे जॉब हो जाए। अब आप यानी वाहिद हैं जो अर्न करके घर ला सकते हैं? जी मैं वाहिद हूँ। वालिद साहब के बाद लाइक वो उनको तो रेंट पे ला रहे घर का। तो इनका इलाज जो है उसके लिए कहाँ से जो है वो आता है? जो आपके बाकी बहन भाई भी जो और हैं 4, तो इनका इलाज फिर कैसे होता है? डॉक्टर खालिद जमील साहब ने चेकअप करवाया था उनको न्यू हॉस्पिटल में ना, तो उन्होंने कहा इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई, कोई कुछ जी, अब इनकी फिजियोथेरेपी हो बस। इनके लिए हम रीहैब सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जैसे का स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और डिफरेंट ये कलर थेरेपी जिसको हम कहते हैं, हीलिंग थेरेपी, जिसमें ऐसे हम पेशेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं जो उनका पैशन या एप्टीट्यूड होता है। जमील, लेकिन जिस तरह आप बात भी कर रहे थे, गवर्नमेंट लेवल पर अगर इनके लिए कोई काम होगा तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो इस हालत में भी वो काम कर रहे हैं, वो आगे ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हम कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ ऐसा इशू आपके लिए लेकर आते हैं। जिस तरह अभी ये 2 लोग, इन 2 लोगों को लाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इनकी ख्वाहिशात को हम आला हुकाम तक पहुंचाएं और उनसे ये अपील की जाए। देखिए इस तरह के कितने हजारों लोग हो गए। तो एक बिगर लेवल पर जहां पर NGOs और प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, वहीं पर हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत से रिहैब सेंटर्स बनाने चाहिए इन लोगों की हौसला अफजाई। जिस तरह 3 दिसंबर दिन मनाया जाता है स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, तो उस दिन को एक भरपूर तरीके से मनाया जाए। ठीक है, हम ये हमारी काविश है और हम ये चाहते हैं, हमारी ये अपील है कि गवर्नमेंट लेवल पर भी इसी तरीके से भरपूर तरीके से इसको मनाया जाए। एक और कॉलर है। नहीं, हम इस वक्त मेरे ख्याल में जाते हैं मरियम की तरफ, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मरियम, लास्ट कमेंट क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हम जरीना से बहुत इम्प्रेस, हमारे देखने वाले भी, हम चाहते हैं उनको सुने, तो कोई लास्ट कमेंट अगर वो करना चाहें। चले मैं आपसे बात कराती हूँ। जरीना, व्यूवर्स ये चाहते हैं आप कोई लास्ट कमेंट कोई देना चाहें, कोई बात करना चाहें। हाँ जी, बहुत सी बातें हैं मगर मुख्तसरन कोशिश करूँगी। मरियम, सबसे बड़ी बात तो ये है चाहेंगे कि अगर जरीना हमें ये टिप्स दे दें कि रंगों से दुनिया को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं हम लोग, मायूसी से दूर रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जी दुआ, मैंने आपकी बात सुन ली है, ये बात कंटिन्यू करते हैं इनकी। अच्छा जरीना, जो दुआ है वो ये जानना चाह रही हैं कि कलर्स के साथ हम अपनी ज़िंदगी को कैसे कलरफुल बना सकते हैं। जैसे आप इतनी कलरफुल हैं, आप बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है आपकी, तो ये हम कैसे इसको कर सकते हैं अपने लिए? आप तो जी जो बिनाई की नेमत रखते हैं, मेरे पास भी थी एक वक्त, तो वो तो मुझसे बेहतर जानते हैं और बेहतर उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। रंगों से ही जो है अक्स बनते हैं और ख़ूबसूरती आती है। और मेरे काम में अगर देखें तो अब मैं अपना काम खुद देख नहीं सकती, ये एक बड़ा मसला है, मगर जो देखने वाले वो कहते हैं कि उसमें काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी से भरपूर रंग मिलते हैं। तो मेरा जो काम है वो फिर मेरी सोच की अक्कासी करता है। अगर रंग खूबसूरत है और खुशनुमा है तो मेरी सोच भी फिर मुस्बत है। जी, आपने देखा कि जरीना ने कैसे बताया कि वो रंगों के साथ उनका कैसा रिश्ता है, कैसी कम्युनिकेशन है, प्रॉपर इन्वॉल्व होकर वो खुश रहती हैं और अपनी इस ज़िंदगी में वो काफ़ी अल्लाह से वो शिकवा नहीं करती, बल्कि अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी जो है वो बसर करें। और ये हम सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब। बेशक बेशक बेशक। मरियम, थैंक यू सो मच। जरीना से आपने मुलाकात करवाई, हमें बहुत खुशी है कि हमारी जरीना से मुलाकात हुई, हमारे व्यूवर्स की जरीना से मुलाकात हुई और उनके थ्रू हमने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए ज़िंदगी को लेकर, कलर्स को लेकर। अच्छा, उमर से हमने कुछ सवाल पूछे थे कि आप कैसे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश है आपकी, तो उन्होंने वो लिख लिया है। मैं चाहूँगा कि वो वो लिख लिया उन्होंने, तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा मैं ज़रूर ये पढ़ूँ कि उमर क्या कह रहे हैं। उमर कह रहे हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, थैंक यू भाई। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी तस्वीरों की नुमाइश हो और इमरान खान को आपने ये पैगाम पहुंचाना है। ये आप लिखा हुआ
हमने ये पैगाम पहुंचा दिया है उनको। उमर, थैंक यू सो मच। जमील, अगर उनका लिखा हुआ आप लेते आए और हम इसको दिखा सकेंगे, ये उमर ने अभी बैठकर लिखा है और हम भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनकी तस्वीरों की नुमाइश होनी चाहिए। और ये सब वो प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलें, उनकी तस्वीरों को देखें, तारीफ करें और उसको सरकारी सतह पर इनकी नुमाइश की जाए, इनकी तस्वीरों की। तो ये लेटर जो अभी उन्होंने लिखा है, इससे पहले वाला भी आप पढ़ रहे थे। हाँ, तो उमर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए और आपका पैगाम इमरान खान साहब को भी पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं अब एंडिंग जो रिमार्क्स है ना वो डॉक्टर साहिबा से लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने आज के प्रोग्राम को एक ऐसा थीम दिया था कि हम मुस्कुराहट से बात हमने शुरू की, रंगों से थोड़ा खेले और फिर लोगों के लिए ज़िंदगी भरपूर अंदाज से जीने की जो ख्वाहिशात हैं या जो तरीका है वो हमने लोगों तक पहुंचाया। मैं ही चाहूँगा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हमारी ज़िंदगी के, हम डिप्रेशन में हैं, हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं, तो हमें इन लोगों को देखकर जीने का एहसास होना चाहिए। और इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कोई टिप्स देना चाहेंगी या कुछ बताना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? इससे पहले सॉरी के साथ आप बात शुरू करें। हमारे साथ कॉलर भी हैं, मे बी उनका भी कोई इस तरह से सवाल हो, आप जवाब दे सकती हैं। सानिया शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम सानिया, क्या बात करना चाहेंगी आप? जी सानिया। जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपको उमर और जरीना से आज मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपके शो में से हमें ये पता चला कि जो लोग अल्लाह ताला की कुछ नेमतों से महरूम होते हैं, वो भी कुछ उनके अंदर भी कोई टैलेंट होता है। बिल्कुल। तो सानिया, आप क्या करती हैं, पढ़ती हो आप? जी। तो आपने फिर आज के इस शो में इस मैसेज से क्या सीखा? कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड। आपके लिए क्लैपिंग। बिल्कुल, सानिया के लिए क्लैपिंग। इसका मतलब है जो लोग हमारा शो देख रहे हैं वो इन चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। यस जी डॉक्टर साहब। दो चीजें। सबसे पहली बात ये कि यस, ज़िंदगी में जो रंग हैं वो हमें, जो डिप्रेशन और ये सारा कुछ है, तो ऐसी एग्जांपल्स हमारे लिए जो है वो हमें इंस्पायर करती हैं और मोटिवेट करती हैं। जैसे जरीना ने भी कहा, डॉक्टर जरीना ने, कि जो इस चीज़ों से और नेमत से महरूम है वो इसकी बेहतर कदर करते हैं और हमें चाहिए कि हम इससे सीखें। नंबर 2, हमें स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, जितने भी हैं, डेफ, डम, ब्लाइंड, जिस किस्म की भी डिसेबिलिटी है, उनके लिए रिलेटिव रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशली जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। और जैसे इनके भाई और इनकी मदर हैं तो वो भी ग्रेजुअली फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ट्रीटमेंट। जब उन्होंने जैसे कहा कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि बाकी बच्चों में भी रन कर रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ओन करें और इसको जो है वो इनके लिए जो भी फिक्स्ड है ऐसे बच्चों के लिए स्टाइपेंड रखें ताकि उनका रोजगार जो है वो चलता रहे। सही डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात की, मैं चाह रही थी उस पर कमेंट कर दें। जो इस बीमारी से खास तौर पर माँ का क्या मेंटली सोच होती है या अप्रोच होती है? अब देखें जी, वही मैं कह रही हूँ कि 5 बच्चे जो हैं वो इनके ऐसे हैं और फिर इनका रोजगार भी नहीं है, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ऐसे बच्चों के जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो भी फिर बड़ा डिप्रेसिव हो जाता है, घर का माहौल बड़ा। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उमर ने रंगों से खेलना सीखा, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना जो है वो सीखा है। तो मैं फिर ये बार बार कहूंगी कि इनके पेरेंट्स वगैरह को भी जो है वो ऐसे रिहैब्स में, मैं इसलिए कह रही हूँ साइकोलॉजिस्ट हों जो इनकी फैमिली को भी जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो दे सके। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। उमर, थैंक यू सो मच, आपका खास तौर पर बहुत शुक्रिया। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। आप यकीन करें, आपने अपनी जिंदगी में डिसअपॉइंट नहीं होना। हम कितने लोग आपके रंगों को देख रहे हैं और कितना अच्छा फील कर रहे हैं, और हम मिले आपसे, लोग मिले आपसे, तो आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, इजाजत चाहेंगे आपसे नाजरीन, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के शो से जैसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसी तरह आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिंदगी में डिसअपॉइंट नहीं होना, हमेशा मुस्कुराहट अपने चेहरों पर रखें और रंगों से खेलते रहें। इससे मुराद ये है कि रंगों से प्यार करें और जिंदगी को फीकी मत होने दें। रंगीन मिजाजी, रंगीन जिंदगी
और कुदरत के ये रंग आपके लिए हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी को भी खूब इंजॉय करें, डिसअपॉइंट बिल्कुल मत हो। बिल्कुल, और इसी एक खूबसूरत मैसेज के साथ आपसे आज इजाजत चाहेंगे। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार, तो अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर होगी सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।